जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 14 अगस्त के जो MCQs है वो देखने वाले हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। हमारे पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि डिफेंस, रेलवे, नाबार्ड, UGC नेट, RBI, UPSC, स्टेट PSC। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हो www.studyiq.com या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो अपडेट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट है, इन इंडिया द ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स इज शेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब देखिए, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, जैसे कि जो सिटीज़ हैं उनके कौन सा रैंक है, उसी के साथ साथ पैरामीटर कौन कौन से हैं, कौन उसे रिलीज़ करता है। तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमने देख लिया कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स शेयर कौन करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दूसरा स्टेटमेंट आता है कि इसके 4 पैरामीटर्स है। पहला गवर्नेंस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट GDP और लॉ एंड ऑर्डर। तो इसमें से आपको जो सही स्टेटमेंट है वो पहचानना है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स इज शेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो जी हाँ, इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं, गवर्नेंस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट GDP, लॉ एंड ऑर्डर। और अगर हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप करता है, उड़ीसा का सेकंड नंबर आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश का आता है। अभी जो 3 स्टेट्स है, 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स करके इन्हें अवार्ड दिया गया है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 का। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है एंड हाउसिंग अफेयर्स, हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आउटकम बेस्ड आता है कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब क्या है कि कौन से स्टेट में लोग आसानी से रह पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से रह पा रहे हैं, इसलिए एक आउटकम बेस्ड हमें देखने को मिलता है। तो इसके 4 पैरामीटर्स है और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर नज़र आती है। 4 पैरामीटर, 78 कैटेगरीज और 100 पॉइंट स्केल हमें देखने को मिलता है। और 4 जो पैरामीटर्स है वो कौन कौन से हैं, गवर्नेंस को यहाँ पर 25% दिया गया है, फिजिकल इंफ्रा को यहाँ पर 45% दिया गया है, सोशल एस्पेक्ट को यहाँ पर 25% दिया गया है और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को यहाँ पर 5% दिया गया है। तो ये कितना कितना है और किस में सबसे ज़्यादा है, किस में सबसे कम है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा है और इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है उसको सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज़ फ्रॉम द रैंक टॉप टू डाउन एज पर ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बोला था, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में अलग अलग कैटेगरीज, उसी के साथ साथ अलग अलग जो सिटीज़ है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से सवाल निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर आपको क्या बताना है, जो सिटीज़ है टॉप टू डाउन यहाँ पर आपको बताना है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स पर। तो टॉप पर यहाँ पर आती है पुणे, तो ये रहेगी फर्स्ट नंबर पर। बाद में आती है नवी मुंबई, तो नवी मुंबई आगे सेकंड नंबर पर। फिर आती है ग्रेटर मुंबई जो कि आती है थर्ड नंबर पर। फिर तिरुपति, उसके बाद विजयवाड़ा। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या आएगा, EABCD। तो ये कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, E, मतलब ये A ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूना टॉप्स ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की 3 बड़ी सिटीज़ आती है, पुणे, नवी मुंबई और ग्रेटर मुंबई। न्यू दिल्ली जो है उसका रैंक है 65 अमंग 111 सिटीज़ और चेन्नई जो है उसका रैंक है 14th। कोलकाता जो है उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था इस सर्वे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता रहनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले यहाँ पर हम मैप देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक आया है ये है पुणे, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मुंबई जो है वो नज़र आएगा, ग्रेटर मुंबई यहाँ पर नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप मैप में ये सारी जो सिटीज़ है वो भी देख सकते हो। फिर कांगला फोर्ट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अब कांगला फोर्ट जो है उसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। तो कांगला, इसका मतलब क्या होता है कांगला का, वो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए। कांगला मतलब होता है ड्राई लैंड। कांगला का मतलब होता है ड्राई लैंड। तो ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ इम्फाल रिवर। इम्फाल आपको पता होगा, इम्फाल रिवर। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो देखिए, इम्फाल रिवर मेघालय से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये सिचुएटेड कहाँ पर है, तो मणिपुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट प्रोजेक्ट स्वदेश दर्शन स्कीम में नॉर्थ ईस्ट सर्किट जो है उसमें इनॉग्रेट किया गया है यहाँ पर। और 2 साइट है यहाँ पर, कांगला फोर्ट और कोंगजोम। तो ये आपको पता रहना चाहिए, सोर्स है इसका PIB। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होलोग्राम बेस्ड कलर्ड स्टिकर
जो व्हीकल्स पर लगाए जाते हैं उसका नेचर जो है इंडिकेट करने के लिए। अब 3 कलर कौन से हैं यहाँ पर, तो लाइट ब्लू आता है, ऑरेंज आता है और ग्रीन आता है। तो ये कलर जो है क्या इंडिकेट करते हैं आपको बताना है। पहला है ब्लू होलोग्राम स्टिकर्स विल बी यूज्ड फॉर पेट्रोल व्हीकल्स ओनली। दूसरा यहाँ पर आता है ऑरेंज विल बी यूज टू क्लासीफाई डीजल रन व्हीकल्स, मतलब ऑरेंज कलर का जो होलोग्राम स्टिकर है वो काय के लिए आएगा, डीजल रन व्हीकल्स के लिए। और तीसरा आता है ग्रीन विल बी मोस्टली लाइकली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक एंड सीएनजी व्हीकल्स, मतलब ग्रीन काय के लिए इस्तेमाल होने वाला है, इलेक्ट्रिक और सीएनजी व्हीकल्स के लिए। हम आसानी से, अगर आपको पता नहीं है तो हम आसानी से जो ऑप्शन है उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ग्रीन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रहेगा। ग्रीन काय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जो नेचर है उसको हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर सीएनजी व्हीकल अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली कि वहाँ से धुआं तो निकल ही रहा है, मतलब वहाँ पर नेचर जो है उस पर अफेक्ट कर ही रहा है, इसलिए ग्रीन उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक के लिए इस्तेमाल होगा। इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो बी जो है वो चला जाएगा, डी वो भी चला जाएगा, मतलब बचते हैं हमारे पास ए और सी। अब देखिए दोनों में हमें ऑप्शन 2 जो है वो नज़र आ रहा है, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो तो बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट ऑप्शन जो है सिर्फ वो सही है या गलत है ये हमें पता करना है। तो ब्लू होलोग्राम स्टिकर विल बी यूज फॉर पेट्रोल व्हीकल्स ओनली। अब देखिए व्हीकल्स कौन कौन सी होती है, तो डीजल की हो सकती है, पेट्रोल की हो सकती है और सीएनजी हो सकती है। जब ग्रीन कलर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इस्तेमाल हो रहा है और जो ऑरेंज है वो डीजल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑब्वियसली कि बचे कौन से हैं, पेट्रोल और सीएनजी बचे हुए हैं। तो पेट्रोल और सीएनजी दोनों भी ब्लू के लिए इस्तेमाल होंगे, लाइट ब्लू के लिए इस्तेमाल होंगे, इसलिए सिर्फ पेट्रोल व्हीकल्स ओनली नहीं रह सकता है। यहाँ पर सीएनजी जो है वो भी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो भी गलत रहेगा। इस तरीके से अगर आपको पता नहीं भी है फिर भी हम लॉजिकली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जवाब क्या रहेगा, C2 ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टिकर जो है वो 3 कलर्स में आएंगे, लाइट ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन। लाइट ब्लू जो है वो काय के लिए रहेगा, तो पेट्रोल और सीएनजी के लिए रहेगा। उसी के साथ साथ ऑरेंज काय के लिए रहने वाला है, तो डीजल रन व्हीकल के लिए रहने वाला है। और अगर हम ग्रीन देखते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसके लिए इस्तेमाल होने वाला है। नेक्स्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। अब देखिए ये जो एक्ट है ये लोकसभा में पास कब किया गया था, 3 सितंबर 2012 को। उसी के साथ साथ राज्यसभा में अगर हम देखते हैं तो 26 फरवरी 2013 को राज्यसभा में पास हो गया था। और जो प्रेसिडेंशियल एसेंट है वो 23 अप्रैल 2013 को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गई थी। और ये लागू कब से किया गया था, तो 9 दिसंबर 2013 से ये लागू किया गया था। अब ये काय के लिए है, तो जो वर्क प्लेस पर विमेन होती है उनका जो हरासमेंट होता है उसे रोकने के लिए लाया गया है। क्योंकि देखिए अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो 14 और 15 जो आर्टिकल है वो वायलेट होता है अगर विमेन का हरासमेंट होता है तो, जो कि राइट टू इक्वलिटी है। उसी के साथ साथ आर्टिकल 21 जो है वो भी वायलेट होता है, क्योंकि राइट टू लिव विद डिग्निटी वो भी उनका वायलेट हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट जो उनके वायलेट हो रहे हैं। तो इसीलिए स्टेट जो है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हरासमेंट ना हो और विमेन जो है वो हर जगह पर एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है एवरी एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एट ईच ऑफिस और ब्रांच विद 10 और मोर एम्प्लॉयज़। मतलब जहाँ पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है वहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। दूसरा आता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस एंड वुमेन एग्रीकल्चरल वर्कर्स आर कवर्ड इन इट। मतलब कौन कौन सी विमेन कवर हो रही है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की, ऑर्गेनाइज सेक्टर की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, उसी के साथ साथ एग्रीकल्चरल वर्कर्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है आपको पहचानना है, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा जो है वो यहाँ पर गलत आता है। दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो है वो यहाँ पर कवर नहीं किए गए हैं। अब देखिए कोई भी विमेन अगर उसके साथ हरासमेंट होता है तो वो कंप्लेंट कर सकती है। उसी के साथ साथ होलिस्टिक वर्क एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट रहना चाहिए। और ये किस पर डिपेंडेंट है, तो विशाखा गाइडलाइंस आपको पता होगा, विशाखा गाइडलाइंस जो है उस पर ये निर्भर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है बियरिंग स्ट्रेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है इट सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका एट देयर क्लोजेस्ट पॉइंट्स। मतलब स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है दो जो बॉडीज़ है, लैंड मासेस है, उसके बीच में जो एक वाटर बॉडी होती है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। मतलब ये अगर लैंड मास है, ये अगर लैंड मास है, इसके बीच में अगर कोई वाटर बॉडी है तो इसे हम कहेंगे, ये इस पैच को हम कहेंगे स्ट्रेट। तो
पहला क्या है बियरिंग स्ट्रेट के बारे में कि ये अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है। मतलब यहाँ पर अफ्रीका रहेगा, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका रहेगा, या फिर यहाँ पर अफ्रीका रहेगा, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका रहेगा। तो इस तरीके से ये बीच में ये सेपरेट करता है ये बियरिंग स्ट्रेट। दूसरा आता है स्ट्रेट कनेक्ट्स चुकची सी पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ वाइल द बियरिंग सी पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन इन द साउथ। अब अगर आप देखोगे तो ये दो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका कहाँ पर है, यहाँ पर। उसी तरीके से हम अगर देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट तो आर्कटिक ओशन मतलब कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो ऊपर देखने को मिलता है आर्कटिक ओशन। बियरिंग सी अगर आपको पता होगा तो ये रशिया के आसपास है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों में से एक ही स्टेटमेंट जो है वो सही हो सकता है। तो यहाँ पर आपको परफेक्टली बियरिंग स्ट्रेट कहाँ पर है ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत होता है, दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अमेरिका मतलब जो अलास्का है वहाँ पर और रशिया उसके बीच में ये बियरिंग स्ट्रेट जो है वो आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो बी यही सही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है रशिया, ये है अलास्का, इसके बीच में ये आपको दिख रहा है बियरिंग स्ट्रेट। तो बियरिंग स्ट्रेट जो है वो आर्कटिक ओशन और बियरिंग सी जो है उसके लिंक में आता है। मतलब एशिया और नॉर्थ अमेरिका जो है उसे ये सेपरेट करता है। अब बाउंड्री किसके बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स क्यों आ रहा है वहाँ कनाडा रहने के बाद भी, क्योंकि अलास्का जो है वो यूएसए का पार्ट है और रशिया के बीच में आता है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 53 माइल्स वाइड है। उसी के साथ साथ डेप्थ अगर हम देखते हैं 30 to 50 मीटर्स की हमें देखने को मिलती है। अब ये जो स्ट्रेट है ये चुकची सी जो आर्कटिक ओशन में है और बियरिंग सी इनको कनेक्ट करता है। और कुछ जो बियरिंग सी का पानी है वो इस स्ट्रेट में से भी पास होता है। तो आप यहाँ पर जाकर और अगर आपको डीप में समझना है तो आप समझ सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट डिक्लेयर्स एनिमल किंगडम अ लीगल एंटिटी विथ राइट्स ऑफ लिविंग पर्सन बाय इन्वोकिंग विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए लिविंग पर्सन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो लिविंग पर्सन ये कौन से आर्टिकल में आएगा, तो देखिए उसी आर्टिकल में आएगा जहाँ पर इंसानों को भी जीने का अधिकार दिया गया है। मतलब राइट टू लीव दिया गया है विथ डिग्निफाइड लाइफ। तो ये आपको पता होगा कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, तो इसलिए आर्टिकल 14 में तो हो ही नहीं सकता है। उसी तरीके से आर्टिकल 37 डीपीएसपी की बात करता है। तो जब यहाँ पर कुछ लीगल एंटिटी को राइट्स दिए जा रहे हैं तो राइट्स फंडामेंटल राइट्स आता है लिविंग पर्सन का, तो इसलिए फंडामेंटल राइट में ही इंक्लूड किया जाएगा। फंडामेंटल राइट में कौन से आर्टिकल इंक्लूड हो रहे हैं, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 हो रहा है। आर्टिकल 14 जो है उससे तो लिविंग पर्सन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आर्टिकल 21 जो है वो सही जवाब रहेगा। आप लॉजिकली भी अगर आपको आर्टिकल्स के बारे में नहीं भी पता है फिर भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एनिमल किंगडम को एक लिविंग एंटिटी करके डिक्लेयर किया है और लिविंग पर्सन बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।